ये वीडियो मेरी सबसे फेवरेट वीडियो है और इसी वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद तुम्हें समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। परिणीति चोपड़ा से शादी करने के बाद राघव चड्ढा ने मार्केटिंग तो पूरा क्रैक कर लिया है। उनकी ग्रोथ देखते हुए डिप्टी लीडर की पोजीशन पे से आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को हटा दिया। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता। बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर में हाइप क्रिएट हुई पड़ी है कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और ये चीज होने का अगर थोड़े भी चांस है ना तो आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को इस पोजीशन से हटाने के लिए बहुत ज्यादा देर कर दी है क्योंकि राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी से भी बड़ा हो चुका है। इंस्टाग्राम से वो अकेला आदमी 100 मिलियन से ज्यादा व्यू ले रहा है। इस वीडियो के अंदर में हम समझेंगे कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच में क्या बात हुई है, क्यों राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को साइड करना शुरू कर दिया, कैसे राघव चड्ढा मार्केट के अंदर इतना ज्यादा फेमस हो गया, क्यों राघव चड्ढा पार्लियामेंट के अंदर मुद्दे उठा रहे हैं वो रियलिटी में इतने अच्छे भी हैं या बस एक हवा बनाई जा रही है, कुछ मार्केटिंग के थ्रू तुम्हारी फीड के अंदर में आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा एप्रिशिएट करेंगे इन सारी बातों को, थोड़ा थोड़ा क्रिटिसाइज करेंगे इन सारी बातों को, और मेन मोटिव ये है कि हम सिर्फ सारी बातों को लॉजिकली बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक हुआ क्या है, आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर की पोजीशन से हटा दिया है। इस पोजीशन के अंदर में एक्चुअली उनके पास पावर क्या थी, पार्लियामेंट के अंदर में क्या डिबेट करी जानी है ये सब वो डिसाइड कर सकते थे। पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी पार्टी के पास पूरी 10 सीटें हैं, हर पार्टी को डेडिकेट टाइम अलॉट किया जाता है बोलने के लिए। अब पार्लियामेंट के अंदर में इनके 10 एमपी हैं, अब कौन सा एमपी किस मुद्दे पे, कौन सा एमपी किस मुद्दे पे कितनी देर तक बोलेगा ये चीज डिसाइड करता है लीडर और डिप्टी लीडर, जिसमें आम आदमी के लीडर तो है संजय सिंह, डिप्टी लीडर राघव चड्ढा थे। लीडर की वही पोजीशन है जो कांग्रेस के अंदर में मल्लिकार्जुन खड़गे लिए है और बीजेपी में ये पावर जेपी नड्डा के पास है। ना उनको क्यों हटाया गया ये समझो कि उनको एमपी की पोजीशन से नहीं हटाया गया है, उनको सिर्फ डिप्टी लीडर की पोजीशन से हटाया गया है, वो भी पार्टी में से, जो इस चीज को डिसाइड करता था कि पार्लियामेंट के अंदर में कौन कितनी देर बोलेगा। अब भी वो 2028 तक एमपी की पोजीशन होल्ड करते हैं। शायद आने वाले टाइम में उनको अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि शायद आम आदमी पार्टी उन्हें बोलने का मौका नहीं देगी। तुमने सोशल मीडिया के ऊपर राघव चड्ढा की पार्लियामेंट में बोलते हुए की रील देखी है, अब बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है कि ऐसी वीडियो आपको और ज्यादा देखने को ना मिले। सबसे बड़ा क्वेश्चन है ऐसा किया क्यों जा रहा है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखते थे, वो उसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बोलते थे। इट इज अंडर मिस्टर केजरीवाल लीडरशिप दैट आम आदमी पार्टी हैज बिकम इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप। उनको अपनी पार्टी से ये उम्मीद रखना कोई गलत तो था नहीं, उनको ये कहना गलत भी नहीं है। जब कोई पार्टी आपको पोजीशन भी देगी, आपको काम करवाने की पावर भी देगी, आफ्टर ऑल वो पार्टी भी बड़ी होगी। आफ्टर ऑल उस पार्टी में आप काम कर कुछ सेंस भी तो बना पाओगे ना। अदरवाइज आप एक खोखली पार्टी के अंदर बैठे हो, के पास कोई पावर नहीं है तो होते रहो ईमानदार। आपके पास पावर ही नहीं है, एमपी की सीट ही नहीं है, कैसे कहीं पर जाकर बात करोगे। राघव चड्ढा जब भी आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे वो फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप बोलते थे। राघव चड्ढा पहले से सी हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं। इस चीज का इम्पैक्ट ना पार्लियामेंट के अंदर दिखता भी है। वो उन्होंने काफी सारे ऐसे मुद्दे उठाए जैसे इन्फ्लेशन, टैक्स का बर्डन हो गया, बैंकिंग प्रॉब्लम्स हो गई, लोन स्ट्रक्चर हो गया, और आम आदमी पार्टी भी राघव चड्ढा को बहुत ज्यादा प्रमोट करती थी भाई, क्योंकि एक तो यंग चेहरा है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, पेशे से सीए है, इंग्लिश बोलने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है। भाई लोगों को अट्रैक्ट करना इनके लिए कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं था और इनको मीडिया के ऊपर डिबेट के लिए भेजा जाता। तो इनिशियली राघव चड्ढा अपोजिशन को बहुत तगड़ा टारगेट भी करते थे। फिर आता 2024, ईडी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लेती है। पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत क्रूशियल मूवमेंट था उस टाइम पर कि पार्टी के सारे लोग सड़क पे आ चुके थे, हर लोग मिलकर आवाज उठाए थे, सब डिक्टेटरशिप के नारे दे रहे थे, चक्का जाम कर दिया था। उस टाइम पे राघव चड्ढा ने क्या रिएक्ट, और सिर्फ 2 ट्वीट, और वो भी लंदन के अंदर बैठ के। तो ये बोला गया कि उनकी आंख का ऑपरेशन हो रहा था। आंख के ऑपरेशन के बाद परिणीति चोपड़ा उनकी वाइफ इंडिया वापस आ गई थी और अपनी मूवी को प्रमोट किया उन्होंने। राघव चड्ढा नहीं आए थे, आई ऑपरेशन की वजह से नहीं आए थे या जानकर इंडिया को इग्नोर कर रहे थे जिससे इन्हें इस पार्टी के मैटर में इन्वॉल्व होना ना पड़े। ये चीज भाई राघव चड्ढा को पता है। इसको एक आई एंगल से इस तरीके से देखा गया, एटलीस्ट आप ज्यादा ट्वीट तो कर ही सकते थे, आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते तो वहाँ पर। इसके बाद क्या होता है, कोर्ट उनको बेल दे देती है। अरविंद केजरीवाल बेल के ऊपर बाहर आ जाते हैं और राघव चड्ढा इसके ऊपर कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। इवन केजरीवाल बाहर आकर जब दिल्ली के इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पर भी राघव चड्ढा पूरी तरीके से गायब होते हैं, कहीं पर भी दिखाई नहीं देते भाई, कहीं पर भी कोई मीडिया प्रेजेंस नहीं होती है और ना ही कहीं पर कोई बयानबाजी। इतना इन्वॉल्वमेंट उनका पंजाब इलेक्शन 2022 के अंदर में देख रहे था, उसका भाई 20% भी नहीं था। यहाँ पर जब दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी हार जाती है ना, उसके ऊपर भी 0 रिस्पॉन्ड मिलता है राघव चड्ढा का। पब्लिक स्टेटमेंट तो बहुत दूर की बात है, कोई सिंगल ट्वीट तक नहीं किया उन्होंने। उससे भी बड़ी बात यह है, कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल के केस को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया जाता है, कुछ भी नहीं होता उस केस के अंदर में। केजरीवाल को बोल दिया जाता है जो आपके ऊपर केस बनाया जा रहा है वो बहुत ही इंटेंसली केस बनाया जा रहा है, आपके ऊपर बहुत ही फोर्सफुली आपके ऊपर केस बनाया जाता है, बाकी आपके ऊपर कोई बेबुनियाद का केस बनता ही नहीं है। कोर्ट ने उस केस को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। वो उस टाइम पर भी राघव चड्ढा ने कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी, स्टेटमेंट तो छोड़ो एक सिंगल ट्वीट तक नहीं किया। उसके बाद मीडिया ने संजय सिंह से भी पूछा भी
था कि आपकी पार्टी में क्या चल रहा है, और संजय सिंह ने जवाब भी दिया था इस चीज का। जाके राघव चड्ढा से पूछो, हमें क्या पता, मिलते जरूर है पार्लियामेंट के अंदर पर हमें नहीं पता क्या चल रहा है। इससे एक चीज तो ये क्लियर हुई थी कि राघव चड्ढा पार्टी से खुद को एक कॉर्नर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉर्नर आउट भी किससे कर रहे हैं? एक आम आदमी पार्टी से, जिनसे उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था। क्या ये सब करना अच्छी बात थी? ये तो भाई देखो आपकी मॉरल और थॉट्स हैं। तो ये चीज समझो, ये सब करने से पहले उन्होंने क्या स्मार्ट मूव लिए। इन्होंने 2022 के बाद से अपोजिशन को टारगेट करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर जाते थे और ये अपने ही मुद्दों को उठाते थे। जैसे मुद्दे इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उठाए, शायद ही किसी एमपी ने ऐसे मुद्दे कंटिन्यू उठाए होंगे। और आज की डेट पे इंस्टाग्राम में सबसे मोस्ट वायरल नेता होंगे, क्योंकि लिटरली इनकी इंस्टाग्राम रील्स पर भाई 150 मिलियन व्यू आए हुए हैं। वो इसलिए हो रहा है कि भाई एक्चुअली ऐसे मुद्दों को उठाए जिससे लोगों को फर्क पड़ता है। अब मुद्दे अच्छे हैं या नहीं है, मुद्दे सेंस बनाते हैं नहीं बनाते, वो सारी एक अलग बातें हैं। बस ये लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं उन चीजों से। अच्छा लगता है लोगों को वो मुद्दों के बारे में सुनना। ऐसे तो इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, पर मैं एक्चुअली 3 मुद्दों के बारे में बात करना चाहूंगा इनके। जो इन्होंने मुद्दे उठाए उनके लिए हम एप्रिशिएट भी करेंगे इनको। ऐसा बहुत रेयर ही सीन बनता है जब हम कोई अच्छे मुद्दों को भी क्रिटिसाइज कर पाते हैं। इसके अंदर मैं सबसे पहला मुद्दा उठाना चाहूंगा जो एयरपोर्ट पे समोसा मिलता है। मजा की बात, जो एयरपोर्ट पे महंगा खाना मिलता है। सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना खाने को। गरीब आदमी 10 रुपए की चाय और 10 रुपए का समोसा वहां पर नहीं खरीद सकता। 100 रुपए की चाय मिलेगी, 350 रुपए का समोसा मिलेगा। और भाई ये चीज सच है, वो बात अलग है। आज तक मैं खुद एयरपोर्ट पे नहीं गया हूँ। एयरपोर्ट के ऊपर बहुत महंगा खाना मिलता है। इस चीज का मुद्दा राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट के अंदर उठाया और सरकार ने एयरपोर्ट के ऊपर खुद की कैंटीन स्टार्ट कर दी जिसमें 10 रुपए की चाय मिलती है। क्रेजी लग रहा है ये सारी बात सुनने में, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर ऐसे थॉट अगर किसी एनजीओ चलाने वाले आदमी को होते तो हम चीज को समझ भी सकते हैं। पर अगर ऐसे थॉट किसी एनजीओ चलाने वाले आदमी के होते तो हम इस चीज को समझ भी सकते हैं। भाई वो चाहता है जनता के लिए बात करना, वो चाहता है कि जनता जो एयरपोर्ट पे भूखी रहती है उनको खाने को मिल जाए भाई। जबकि ये बात कर रहा है एक सीए। जो ये सीए बात कर रहा है वो सीए स्मार्ट नहीं है, वो ओवर स्मार्ट है। एक लेवल के बाद क्या होता है, जो आपकी नॉलेज होती है वो आपके लिए नुकसानदेह बन जाती है। तो वो चीजें दिखने लग जाती है जो दूसरी जनता को नहीं दिख रही। आप वो चीजें आप अगर जनता को दिखाने की कोशिश करते हो तो जनता आपको इग्नोर करती है। एग्जाम्पल के रूप में लेके चलो, एयरपोर्ट पे सामान महंगा मिलता है। सिंपल सा सवाल है भाई क्यों महंगा मिलता है एयरपोर्ट पे? भाई जिनको नहीं पता क्यों महंगा मिलता है, भाई सिंपल से जवाब है भाई वहाँ का रेंट हाई है। कोई कह सके भाई रेंटल क्यों हाई है? क्योंकि भाई एयरपोर्ट को चलाने के लिए कॉस्ट भी हाई लगती है। आज की डेट में जो दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो आज भी लॉस में चल रहा है। वैसे भी भाई उसे प्रॉफिटेबल में करना है तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्लेन लैंड होने चाहिए, और जो उस पे शॉप है उनका रेंट ज्यादा आना चाहिए। जो एयरपोर्ट की पार्किंग है वहां से रेवेन्यू ज्यादा आना चाहिए। ये सारी चीजें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल आप एक एयरपोर्ट को भाई लॉस के अंदर तो चला नहीं सकते। फिर आपको उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको रेंट हाई करना पड़ेगा, जो कि भाई उस एयरपोर्ट पे हो भी रखा है। रेंटल महंगा होगा तो वहाँ क्या होगा, जो कंपनी वहाँ पर अपनी शॉप्स और ऑपरेट कर रही है तो वो अपने प्रोडक्ट्स को भी महंगा बेचेंगी। KFC हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, बर्गर किंग हो गया, जो भी वहाँ पर आउटलेट है, जो ये आउटलेट है उनके वो नॉर्मल प्राइस नहीं है जो हमें लोकल में मिलते हैं, वहाँ पर हाई है उनके प्राइसेस। एयरपोर्ट के अंदर में 99 वाला मील मिलता ही नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है भाई? इतना महंगा क्यों मिल रहा है भाई? KFC ने अपने रेट क्यों बढ़ा रहा है भाई? डोमिनोज ने क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि भैया वहाँ की उनकी कॉस्ट ही नहीं निकल रही है उनपे। वहाँ जब भाई रेंट इतना महंगा होगा तो आप अपने बिजनेस को थोड़ा भी प्रॉफिटेबल करने के लिए आपके प्रोडक्ट का रेट बढ़ाओगे ही ना। एक बात सोचो, जब एक कंपनी ने वहाँ पर लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर अपना एक स्टोर डाल लिया, उसको कॉम्पीट करने के लिए सरकार ने एक अपना स्टोर डाल दिया। बगल वाला वहाँ पर 350 की चाय बेच रहा है, आप 10 रुपए की चाय बेच रहे हो। लोग तो 300 वाले की जगह छोड़ के 10 रुपए वाली चाय ज्यादा ही कंज्यूम करेंगे ना। क्या होगा भाई, जो 350 वाली चाय बेच रहा है उसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। मतलब कि जो ब्रांड वहाँ पर 350 का समोसा बेच रहे उनको क्या तो कम करके बेचना होगा, वो कर नहीं सकते क्योंकि वो 15-20 का समोसा वो बेच नहीं सकते। जो वहाँ पर गवर्नमेंट शॉप्स वहाँ पर खोली जा रही है, आउटलेट खोले जा रहे हैं, उनका मकसद भाई प्रॉफिट कमाना तो है नहीं। इससे नुकसान ये होगा कि जो वहाँ पे स्टेबल बिजनेसेस है ना वो लॉस में चले जाएंगे सारे के सारे। अगर आप ये चीज देख रहे हो भाई वो $1 बिलियन का कंपनी है, अगर वो लॉस कर देंगे इसमें हमारा क्या घाटा? इस बात को समझो कि वहाँ पर सारी बड़ी फ्रेंचाइजी नहीं जाती, वहाँ पर आप हम जैसे और आप जैसे लोगों की छोटी छोटी दुकानें भी हो सकती है। और जब भी गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेती है वहाँ पर जो छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं वो डेड हो जाते हैं। मतलब कि अब मैं अगर एयरपोर्ट पे अपनी खुद की एक दुकान खोलना चाहूँ तो मैं वहाँ नहीं खोल सकता, क्योंकि भाई हम सरकार से थोड़ी लड़ सकते हैं। भाई वो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, और एक मैं एक बिजनेस ओनर जो भाई मेरे पर्पस ही वहाँ पर जाकर प्रॉफिट निकालना है अपना, और वो चीज मैं नहीं निकाल सकता वहाँ पर। तो भाई अलग एंगल से देखो तो आप ये सोचोगे हाँ भाई लोगों को भूखा नहीं रहने देंगे, जो बड़े आउटलेट है वो नहीं हो रहे प्रॉफिटेबल, तो भाई मत हो, लोगों को खाने को तो मिल रहा है। भाई दूसरे एंगल से देखोगे तो वहाँ पर सिर्फ कोई रेयर मजबूर आदमी खाना खाएगा। तो कोई रूल नहीं है कि आप एयरपोर्ट पे खाना ले जा नहीं सकते, अपने घर से बना के ले जाओ। और जो भाई प्लान बना के नहीं चलते तो वहाँ पर जाकर उनको खरीदना पड़ता है। भाई दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जो
20-30 हजार की फ्लाइट की टिकट अफोर्ड कर पा रहा है, तो वो क्या 250-300 रुपए का खाना अफोर्ड नहीं कर पाएगा क्या वहाँ पर? अगर आप एक सीए हो तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी समझ में आएगी। अगर रेंटल महंगे है तो खाना महंगा मिलना चाहिए, तो ऐसा मिलना चाहिए। और एज ए पॉलिटिशियन आप अपनी सीए की नॉलेज को बाईपास करके आप इतना ओवर स्मार्ट होना कि ये पता होगा कि लोगों को क्या बताएं तो लोगों को अच्छा लगेगा, और उस पॉइंट को उठाकर आप बताना, ये बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है एज अ पॉलिटिशियन। एयरपोर्ट पे सस्ती कैंटीन खुलवा के अच्छा किया बुरा किया ये आपका ओपिनियन है। मैं तो भाई अपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रख दिए हैं। हाँ भाई, लोगों को भूखा भी नहीं रखना चाहिए, पर जो तो एक इकोनॉमिकल सेंस है वो उतना ही रेट होना चाहिए भाई। वहाँ पे कैपिटलिस्ट माइंडसेट के हो या फिर सोशलिस्ट माइंडसेट के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरफ झुकोगे उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पर मोस्टली सीए कैपिटलिस्ट माइंडसेट के होते हैं। जैसे इन्होंने एक आवाज और उठाई गिग वर्कर्स के ऊपर, वो मुद्दा क्या क्रेजी लेवल पर वायरल किया इन्होंने, जिसके अंदर इनकी 2-3 मांगे थी कि भाई 10 मिनट की डिलीवरी के लिए इनको फोर्स किया जाता है, डिलीवरी करने का उनको पैसा बहुत कम दिया जाता है, उनके इंश्योरेंस नहीं होते। आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं, लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। जब इस मुद्दे को उठाया गया तो इसको पार्लियामेंट ऐसे मार्केटिंग करी गई कि राघव चड्ढा ने मुद्दा उठाया और सीधा सक्सेस हो गया, सरकार ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया, 10 मिनट डिलीवरी को बंद कर दिया। भाई सच्चाई ये है कि 10 मिनट की डिलीवरी कर देंगे, उस मार्केटिंग को बंद कर दिया। अगर आज की डेट में अगर मैं जोमेटो या स्विगी पे ऑर्डर करूँ ना तो 10 मिनट के अंदर में घर आएगा। तो यहाँ से थोड़ी दूर ही है भाई डार्क स्टोर, क्योंकि भाई ये 10 मिनट की बातों को बहुत ज्यादा हवा बनाया गया है। मैंने भाई इस बिजनेस को ऑफ रोड ऐप देखे हैं, मैंने भाई उन दोनों ऐपों को एक्सप्लोर किया है भाई, जो पिकर का जी और डार्क स्टोर में काम करते हैं उन बंदों का है, और राइडर का भी। अभी आप भाई जेप्टो या ब्लिंकिट से कोई भी सामान मंगाते हो आपको सामान दिख रहा होता है, पर जब वो सामान आप ऑर्डर करते हो उसके बाद डार्क स्टोर में से सामान उठा के दिखाते हो, उनको सामान दिख रहा होता है, टाइमिंग चलती रहती है भाई वहाँ पर। और भाई राइडरों को बस मैप दिखाई देता है कहाँ पे जाके डिलीवरी करनी ये दिखाई देता है, टाइमिंग दिख ही नहीं रही होती उसमें, क्योंकि किसी राइडर को ये फोर्स ही नहीं करा जाता कि ऊपर 10 मिनट का टाइमर चल रहा है, आपको 10 मिनट के अंदर ही डिलीवरी करनी है। इसीलिए ऐसे मुद्दा उठाया गया कि 10 मिनट के लिए फोर्स किया जाता है। रियलिटी इज भाई 10 मिनट के लिए फोर्स नहीं किया जाता है उन्हें, पर 10 मिनट के अंदर में मैक्सिमम डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि इन सभी कंपनियों ने अपने खुद के डार्क स्टोर बना रखा। डार्क स्टोर का कंसेप्ट ये है कि जिस भी सिटी के अंदर में ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी क्विक कॉमर्स वाली जो वेबसाइट एग्जिस्ट करती है ना, वो हर सिटी के अंदर में एक हनीकॉम्ब पैटर्न के अंदर में पूरी सिटी को डिवाइड कर देते हैं, और इनमें से किसी भी एक हेक्सागोन के मिड पॉइंट से लेकर आप एंड तक जाओगे ना तो आप 10 मिनट से अंदर में ही पहुंच जाओगे। अगर ट्रैफिक की वजह से 5 मिनट आप लेट भी रहते हो, लेट इट गो कर देते हैं। आपका ऑर्डर अगर पहले पहुंच जाता है तो ये आपको अप्रिशिएट कर देते हैं। कभी भी राइडर को इस तरीके से प्रेशराइज नहीं किया जाता कि आप ऑर्डर को जल्दी लेके जाओ, इसलिए उसका मुद्दा उठाया कि भाई वो फेल गुड फैक्टर लग रहा था। लेकिन इन्होंने जो मुद्दा उठाया कि डिलीवरी राइडर को पैसे बहुत कम मिलते हैं। देखो भाई इस चीज को देखने के लिए बहुत सारे एंगल है। भाई ब्लिंकिट पैसे कम दे रहा है तो भाई ब्लिंकिट पहले खुद लॉस में चल रहा है, पर एक्चुअली इस चीज को आप इकोनॉमिकली भी देख लो तो कोई सेंस नहीं बनता कि आप राइडर को इतना कम पैसा दे रहे हो। क्योंकि ब्लिंकिट जब ऐसा एज अ स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था, वो उनकी ड्यूटी है वो कैसे अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल करना है। तो वो जिन लोगों से सर्विस सोर्स कर रहे हैं वो उनका बेसिक पे देना उनका हक बनता है। क्या इस डिमांड को पूरा करा गया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सरकार ने इस पूरी की पूरी डिमांड को इग्नोर मार दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो 10 मिनट की मार्केटिंग को बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने वो 10 मिनट की मार्केटिंग को बंद करा तो राघव चड्ढा की तरफ से पूरे के पूरे कैंपेन चला दिए गए, तो पूरे सोशल मीडिया को एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया। राघव चड्ढा ने भाई पार्लियामेंट के अंदर बात उठाई और वो सक्सेसफुल हो गया। स्टिल भाई वो मुद्दा बहुत अच्छा था, पर गवर्नमेंट ने इतना एक्शन नहीं लिया। बट स्टिल मैं तुम्हें ये सब डिकोड करके बता रहा हूँ क्योंकि तुम पैटर्न को एनालाइज कर पाओ, कैसे ये लोग खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या ये हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाएंगे जो आम जनता से रिलेटेड हो? जैसे इन्होंने कुछ दिन पहले एक मुद्दा उठाया, जैसे सिम कंपनी होती है 28 दिन का रिचार्ज बेचती है, 30 दिन का या 31 दिन का नहीं बेच। उनको लगता है ये 28 दिन का रिचार्ज है, ऑलमोस्ट एक महीना ही लीटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। हो गया, जिसके बाद आपको 12 रिचार्ज नहीं करवाने पड़ते, आपको 13 रिचार्ज करवाने पड़ते हैं, क्योंकि हर महीने से 2 या 3 दिन चुरा लेते हैं। और राघव चड्ढा ने इस चीज को पार्लियामेंट के अंदर अनएथिकल प्रैक्टिस बोल दिया। एक बिजनेस माइंडसेट का, और मेरे हिसाब से ये एक बहुत स्मार्ट एडजस्टमेंट है। समझो क्यों। उन्होंने प्लान को इस तरीके से कस्टमाइज करा गया, आपको पूरे 13 महीने का रिचार्ज मिल जाता है। कभी ये कंपनी ये बोल के नहीं बेचती कि हम आपको पूरे महीने का रिचार्ज दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 28 दिन प्रॉपर वहां पर मेंशन होता है। राघव चड्ढा का बोलना है कि आप 30 या 31 दिन का दो। वैसे इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला पैसों के ऊपर। चीज आप एक एग्जांपल के साथ समझो, तुम्हें 28 दिन का रिचार्ज 28 रुपए के अंदर मिल रहा है, तो राघव चड्ढा की डिमांड है इस रिचार्ज को 30 या 31 दिन का कर दिया जाए। आपको 30 और 31 दिन का रिचार्ज 30 और 31 रुपए में ही मिलेगा। आप जितना पैसा दे रहे हो इसके अंदर कोई खास फर्क आने वाला नहीं है। आपको बस उन दिनों को ऐसे बंडल बना के दिखाया जा रहा है जिससे आपको लगेगा आप थोड़ा सस्ता रिचार्ज करवा रहे हो। अगर इसे बिजनेस के नजरिए से देखा जाए तो इसे स्मार्ट स्ट्रक्चर बोला जाता है, ना कि इसे किसी तरह का स्कैम बोला जाए।
बट स्टिल लोगों में ये बातें फैलेंगी क्योंकि ये आम जनता से जुड़ी हुई बातें। इस टाइप की बातें करना राघव चड्ढा के लिए ना बहुत ही पॉजिटिव सेंस के अंदर जा रहे हैं। एक तो भाई वो आम जनता से रिलेट कर पा रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि इनको समझ में आ गया कि हम मुझे लाइफ में बहुत ग्रो करना है। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी में उस पॉलिटिकल पार्टी का इतना कोई खास फ्यूचर नहीं है। दिल्ली के अंदर भाई आम आदमी पार्टी हार चुकी है और पंजाब के अंदर में आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है भाई इसका कोई खास आइडिया भाई हमें तो है नहीं। जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से तो भाई मैं बोल सकता हूँ ठीक ठाक काम कर रही है भाई आम आदमी पार्टी। पर हाँ ये कह सकते हैं भाई बातों में यहाँ थी और काम यहाँ तक कर रही है। डिबेट कर सकते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी का यहाँ था, कांग्रेस का यहाँ था और बीजेपी का यहाँ था। ये सारी भाई बहुत अलग बातें हैं। पर आम आदमी पार्टी से एक्सपेक्टेशन यहाँ थी और काम यहाँ पे। इतनी बड़ी बड़ी बातें आते ही करप्शन के लिए की गई थी, पंजाब का डेट खत्म करने के लिए की गई थी, वो सारी बातें कहीं धुंधली हो गई। शायद राघव चड्ढा ये चीज अपनी पार्टी के अंदर होते हुए भी एनालाइज कर पा रहे हैं। इस पार्टी का फ्यूचर ज्यादा बड़ा है नहीं। पर पूरी ये मेरी थिंकिंग है। मैं चीजें ये एज्यूम कर रहा हूँ मार्केट को पूरा भाई देखते हुए क्या चल रहा है मार्केट। इन सब चीजों के लिए कोई 100% श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ भाई। जब एक आदमी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करता था, अब वो हाल फिलहाल में देश की बातें करने लगे। और ऐसा नहीं कि उन्होंने सारे के सारे फील गुड मुद्दे उठाए। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में राइट टू रिकॉल का मुद्दा भी उठाया। राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए, जो कि मेरी नजर में बहुत अच्छा मुद्दा था। उन्होंने पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिंग्स के ऊपर मुद्दा उठाया, उन्होंने जीएसटी का मुद्दा उठाया, उन्होंने ट्रैफिक इश्यूज का मुद्दा उठाया, उन्होंने ट्रैफिक कंजक्शन का मुद्दा भी उठाया, उन्होंने बैंकिंग लॉ रिफॉर्म का भी मुद्दा उठाया, बैंकिंग हिडन चार्जेस, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को कैसे स्ट्राइक आ जाती है उनकी वीडियोस पर, कैसे वो सारी चीजें चैनल को इम्पैक्ट करता है, वो सारे मुद्दे उठाए उन्होंने। इनके अलावा भी उन्होंने कई इतने अच्छे और इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए जिनको हम भाई मैं वीडियो के अंदर गिनवाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। इन सारी चीजों की मुद्दों की आपको डिटेल चाहिए कि भाई कौन सा मुद्दा कहाँ तक पहुंचा और क्या क्या मुद्दे उठाए हैं, तो आप भाई मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके पास पर्सनली डीएम कर दूंगा। इवन उन्होंने FASSI को भी टारगेट करते हुए मुद्दे उठाए। उन्होंने फ्रूट जूस के फेक लेवल के ऊपर भी मुद्दे उठाए। उन्होंने मुद्दे जो इंडिया के अंदर में से इग्नोर कर दिए जाते हैं। यार फिलहाल अपने बच्चे को तो क्या हो गया, जब इन सारे मुद्दों को उठाया जा रहा था ना, जब इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मार्केट करा था। एक चीज को समझो कि जो भी तुमने इंस्टाग्राम के ऊपर इनकी वीडियो देखी है वो क्या तो तुमने किसी कंटेंट क्रिएटर की देखी होंगी या वो राघव चड्ढा की इंस्टाग्राम की देखी होंगी। समझोगे तुमने जितनी भी राघव चड्ढा की ऐसी क्लिप दी गई जिनमें ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है, मैक्सिमम तुमने ऐसी बातों को मीम पेज पे देखा होगा। कोई ऑर्गेनिक पेजेस या राघव चड्ढा के नाम पे खुले होंगे। इस चीज को बोलते हैं भाई क्लिपिंग मार्केटिंग। भाई तुम गाली देने से पहले सुन लो, हाँ भाई नो डाउट वो बंदा काम अच्छा कर रहा है। मैं अपनी शॉर्ट्स के अंदर में ये बात बता चुका हूँ, हाँ भाई उस बंदे का जेन्युइनली काम अच्छे करे उसने, के अंदर में कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है। मुद्दे जिसमें बुरा करने की बात करी जा रही थी, शायद हो सकता है उन मुद्दों का कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो। मैक्सिमम मुद्दों को पर बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उठाया गया है। पर ये बात समझो जितने बढ़िया तरीके से किसी मुद्दे को उठाया गया है उससे भी दुगने बढ़िया तरीके से उस मुद्दे को मार्केट करा गया है। राघव चड्ढा का इंस्टाग्राम पेज देखो, चलते हुए जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा हो, पीसफुल वॉक होगी। पर ये समझो क्या कोई और नेता ऐसा करता है? ऑब्वियसली ऐसा कोई नेता नहीं करता। और ऐसा कोई नेता करता तो क्या उसके 100 मिलियन प्लस व्यू आते? कुछ बताऊं तो भाई उन्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग को एक नंबर क्रैक कर लिया है। बताऊं तो ये करते करते वो आम आदमी पार्टी का एक तरीके से मिस यूज कर रहे थे। भाई आम आदमी पार्टी ने उनको पावर दे रखी थी पार्लियामेंट के अंदर बोलने की। पार्लियामेंट के अंदर में बोल के राघव चड्ढा खुद की एक ब्रांड वैल्यू को इंप्रूव करने लग रहा था। खुद आम आदमी पार्टी से बड़े बन रहे थे, अपने आम आदमी पार्टी को अकेला छोड़ते जा रहे थे। आम आदमी पार्टी का कहीं से भी साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए बाद में फिर भाई आम आदमी पार्टी ने ये डिसाइड किया कि भाई राघव चड्ढा को हटा देते हैं, किसी और को बना देते हैं। हो सकता है कि राघव चड्ढा को भाई बोलने के लिए स्पेस और परमिशन शायद दोनों ही नहीं मिलेंगे। इस सारी चीजों को भाई मेन एजेंडा यही है कि भाई राघव चड्ढा को उतना फेम ना मिले। कल को ये बंदा एनी हाउ या अपोजिशन में ही खड़ा होने वाला है। कोई आदमी आपकी पार्टी के थ्रू ऑफ फेम खींच के चला जाए और बाद में ही आपकी पार्टी के खिलाफ अपोजिशन में खड़ा हो जाए, ये चीज तो कोई भी कॉमन आदमी नहीं चाहेगा ना। ये बात समझो कि आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा को रोकना जरूरी बहुत था, जिसके अंदर में वो रोकने में फेल हो चुके हैं। क्योंकि आम आदमी की मार्केटिंग के लिए 50 लोग होंगे उनके पास, फेस टू फेस वार्तालाप के लिए एक आदमी उनके पास होना चाहिए। जैसे तुम लोग भाई एक एग्जाम्पल समझो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में राहुल गांधी जब भी पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं उनकी बातें कैसी होती है, हमेशा एक स्लोगन को टारगेट करते हुए होते। कभी बोल देंगे चौकीदार चोर है, कभी बोल देंगे नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। देखो भाई नरेंद्र, सरेंडर, चौकीदार चोर, ये थोड़े से ना स्लोगन टाइप साउंड करते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली उठ के आ जाते ये वर्ड, भाई इनको स्पेशली लिखवाया जाता है मार्केटिंग टीम से। ऐसी चीजों को भाई मार्केट किया जाता है भाई पार्लियामेंट के स्टेज से, जिससे ये एक स्लोगन बनाया जाए। राहुल गांधी एक फेस है जो फनी बातें करेंगे, अपोजिशन का मजाक उड़ा देंगे, अपोजिशन के ऊपर हंस देंगे, अपोजिशन को कॉम्प्रोमाइज बोल देंगे। ये मुद्दे बड़े बहुत होंगे। राहुल गांधी का काम ही यही है कि उनको आना है और इन मुद्दों को बड़ा बनाना है। बजट सेशन के अंदर में चीजें डिस्कस हो रही थी तो राहुल गांधी का फोकस सिर्फ
लड़ाई करने पे था। तो फिर वो उनके ऊपर बात करते कि भाई कैसे एक्सट्रीम फाइल्स के अंदर में नाम आ गया उनका, तो फिर वो उनके ऊपर बात करेंगे कैसे मोदी को चौक करके रख रखा है। अभी इस चीज के ऊपर बात नहीं करते कि भाई बजट सेशन के अंदर भाई बजट क्या है, के अंदर में क्या क्या कमियां हैं। भाई बजट को ये नहीं बताते बजट के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है, बजट का क्या क्या पर्पस है भाई, क्योंकि उस चीज के लिए आपको अपनी पार्टी के अंदर में एक इंटेलेक्चुअल नेता चाहिए। तुमने देखा भाई अमित शाह को एकदम से खड़े होकर भाई फाइनेंस की कोई डीप या ऐसी ढंग की बात करी हो, कभी कोई पार्टी से रिलेटेड, फाइनेंस की बात तो छोड़ो, कभी देश से रिलेटेड, कभी पार्टी से रिलेटेड, कोई बस उनका बहुत एक एग्रेसिव मोड देखा होगा, काम दे देंगे देश के लिए, वो है ये है वो है। बात समझो, जो पार्टी के जो फेसेस होते हैं ना वो एक्चुअल में मार्केटिंग के लिए यूज होते हैं भाई। इस टाइप की कन्वर्सेशन के लिए हमेशा भाई पार्टी ने अपने बंदे अलग रखे हुए होते हैं भाई। वो बंदे किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए भाई जरूरी बहुत होते हैं। तो बजट सेशन चल रहा था और राहुल गांधी ने बहुत सारी चीजों को सस्पेंड करवाया, अपोजिशन ने हवा मचाया और भाई काफी सारे पार्लियामेंट सेशन सस्पेंड हो गए। और इन सब के बाद बारी आती है शशि थरूर की। उन्होंने अकेले खड़े होकर भाई बजट को क्रिटिसाइज किया 36 मिनट तक, क्योंकि शायद वो उनका स्कोप है या उनको उस चीज की नॉलेज है, वो ज्यादा अच्छे से उस चीज को समझ पा रहे हैं, शायद वो उस काबिल है कि वो बजट को क्रिटिसाइज कर सके। सच बताऊं तो मैं इस चीज के लिए श्योर ही नहीं होंगे कि राहुल गांधी ने पूरे बजट को पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि भाई पार्टी के अंदर उनका वो डिपार्टमेंट ही नहीं है जो उस चीज को पढ़े। जिनको बोल देगा आपको 30 से 4-5वें दिन आके बजट को क्रिटिसाइज करना है, आप अपने भाई पॉइंट तैयार कर लो और भाई बजट को क्रिटिसाइज कर दो। आए और उन्होंने बोला भाई ये भाई बहुत अपॉर्चुनिटी टाइम था और जो आपने वेस्ट कर दिया उसके हिसाब से आपने बजट बनाया। बहुत सारी बातें उन्होंने 36 मिनट तक बोली। आपको राहुल गांधी कभी भी भाई 20 से 25 मिनट तक भाई बजट के अंदर में टेक्निकल फॉल्ट निकालते नहीं पाएंगे। सेम ऐसे ही राघव चड्ढा को भाई किसी और पार्टी के थ्रू यूज करा जाएगा। वो आदमी स्मार्ट है, चालाक है, इंटेलेक्चुअल है, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर वो डिबेट कर सकता है भाई, मीडिया का फेस बन सकता है भाई। एक चीज बताऊं तो ऐसा आदमी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। जब वो उस बंदे के 100 मिलियन व्यू आ रहे हो, वो शायद राघव चड्ढा को ये चीज समझ आ गई कि वो एक पार्टी से बड़ा है, अदा वो उस बड़ी पार्टी के अंदर जा सकता है जिसके अंदर उसे ज्यादा वैल्यू मिले। या हो सकता है ये सारी भाई झूठी हवाएं हैं, शायद आपस में पार्टी के अंदर कोई लड़ाई होगी हो। भाई सच्चाई ये है कि भाई राघव चड्ढा भाई एमपी हैं और 2028 तक वो एमपी बने रहेंगे। उस चीज को कोई भी अपोजिशन उससे छीन नहीं सकता है। शायद अब उनको आगे पार्लियामेंट के अंदर बोलने की परमिशन नहीं मिल पाएगी और भाई बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि भाई वो अगले पंजाब इलेक्शन से पहले वो पार्टी को स्विच कर ले। सुनने में आ रहा 2027 के अंदर पंजाब इलेक्शन होने वाले हैं, या हो सकता है उससे पहले वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, या 2029 तक वो वेट करेंगे। भाई 2028 तक तो उनकी सीट है ही ना भाई आम आदमी पार्टी की। 2029 के अंदर में जो भी भाई सेंट्रल के इलेक्शन होंगे शायद वो बीजेपी को ज्वाइन कर ले। हो सकता है वो आम आदमी पार्टी के साथ ही बने रहे और हो सकता है वो कांग्रेस को भी ज्वाइन कर ले। पर भाई हाई पॉसिबिलिटीज भाई वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि भाई उन बंदे को भाई अपनी पावर चाहिए, नीड मोर पावर। भाई फिलहाल टाइम में भाई पावर में से बीजेपी को निकालना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हमारे पास भाई एक बहुत क्यूट अपोजिशन है। आप सबका इस चीज में क्या ओपिनियन है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या राय है आपकी इस वीडियो के लिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और मिलते हैं आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।